अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम वेलकम करते हैं आपको देसी टीवी यूएसए टाइम विद सोबिया अली की एक और एक्साइटिंग एपिसोड में। नाज़रीन, जैसा कि आपको याद होगा यकीनन कि अपनी गुज़िश्ता किस्त में हमने आपको R5 एस्थेटिक्स में डॉक्टर हिना से आपकी मुलाकात करवाई थी, डर्मेटोलॉजिस्ट थी, और हमने हाइपर पिगमेंटेशन से मुतल्लिक जो आपके सवालात थे उनके हवाले से बड़ी एक दिलचस्प और बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू की थी। और वो सेशन हमारा काफ़ी अच्छा हमें उसका फीडबैक मिला। और उसके बाद आज हमने एक और नशीस का एहतमाम किया है डॉक्टर जवाद के R5 एस्थेटिक क्लिनिक में। अगेन आज हम मौजूद हैं यहाँ, और आज भी हमारे साथ कराची का एक बहुत बड़ा नाम डर्मेटोलॉजी की दुनिया में, डर्मेटोलॉजी की फील्ड के अंदर आज हम आपकी जिनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर मलीहा जावेद। आप यकीनन उनके नाम से आगाह हैं, आप जानते हैं डॉक्टर मलीहा को, और मैं ज़्यादा आपको सस्पेंस में नहीं रखूंगी, हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी डॉक्टर मलीहा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच सबसे पहले कि आपने आज हमारे लिए यहाँ वक्त निकाला। नहीं, नॉट एट ऑल। थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोगों ने हम लोग को मौका भी दिया कि आप लोग के हम लोग शो पे भी आए और हमारी क्लिनिक के बारे में भी बात हो, और जो हमारे सारे कॉलीग्स हैं उनका भी आपके शो पे सब आ सके, पार्टिसिपेट कर सके। बस डॉक्टर मलीहा, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप नाजरीन को, हमारे वो नाजरीन जो इट्स यूजुअली डर्मेटोलॉजी एक ऐसा प्रोफेशन है, आप किसी बच्चे से पूछो कि बड़े होके क्या बनना है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं डॉक्टर बनना है, बट स्पेसिफिकली ये नहीं कहते कि न्यूट्रिशनिस्ट बनना है, डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है, ये वे। तो अगर थोड़ा सा अपनी फील्ड के ऊपर भी मैं चाहूँगी अपने प्रोफाइल के बारे में भी लोगों को बताएं कि बचपन में आपने सोचा था, स्किन कॉन्शियस थी कि बड़े होके मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है, कैसे आ गई आप इस फील्ड में? तो बचपन से तो मैं नहीं कहूँगी कि शायद मुझे शौक था, बट आई थिंक मे बी इन द टीनेज इयर्स मेकअप का बहुत शौक था मुझे। तो आई थिंक बस वो मेकअप करते करते मैंने कहा कि मेडिकल भी कर लिया, मतलब वो तो मेरा एक था अंडरस्टूड हमेशा से कि डॉक्टर बनना है। फिर मेकअप और स्किन के शौक में करते करते डर्मेटोलॉजी हो गए। आज आपने आपके सामने हूँ आज, बट ऐसा नहीं था कि हमेशा बचपन से पता हो कि डर्मेटोलॉजी करनी, बट ओवर द इयर्स बस जो शौक डेवलप हुआ था तो वही हुआ। और आज आप एक बड़ा नाम है आपका डर्मेटोलॉजी की दुनिया में। तो हम आपकी इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे कुछ सवालात आपसे रखेंगे जो हमारी नाज़रीन की तरफ से हैं कि इनके ऊपर आप डर्मेटोलॉजी से बात करें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बेसिकली एक्नी क्या होती है? सही। देखिए, एक्नी मैं कहूँगी कि सबसे कॉमन बीमारी है जो हमारे पास स्किन के क्लिनिक में आती है, चाहे आपका बड़ा अस्पताल हो, प्राइवेट क्लिनिक हो, गवर्नमेंट सेटअप हो, एक्नी सबसे कॉमनली चीज़ आती है। किसी से भी आप मिले, किसी बड़े से, किसी छोटे से, कभी ना कभी जिंदगी में या उनको एक्नी हुई होगी, या उनके बहन भाई को हुई होगी, या किसी एटलीस्ट दोस्त को हुई होगी। तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। एक्नी में होता क्या है, जो सबसे कॉमन चीज़ जो एक्नी वाला आपके पास आएगा, कहेगा स्किन बहुत ऑयली है, स्किन पे दाने बड़े जल्दी बन जाते हैं, पस वाले दाने बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं। अक्सर ये यंग एज में, टीनेज ईयर्स में ज़्यादातर ये चीज़ होती है, बट आजकल ये ट्रेंड देखा गया कि थोड़ा सा टीनेज से आगे भी आना शुरू हो गई है। इसमें मल्टीपल चीज़ें, कभी कभार डाइट अगर किसी की अच्छी ना हो, बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खाते हो, बहुत बाहर का खाना वगैरह हो, तो उनमें एक्नी होने का चांस ज़्यादा हो। जहाँ पे पेरेंट्स में या नाना दादा नानी दादी सब मतलब फैमिली में चलती आ रही है, हाँ जी, भी हो सकती है ये, जहाँ पे ये चीज़ चलती आ रही है फैमिली में, वहाँ पे चांस ज़्यादा हो जाता है एक्नी होने का। बट इसके अलावा ये है कि थोड़े बहुत अरसा मैं सबसे कहती हूँ कि एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं जो हम लोग नहीं पिक कर सकते। कहीं आप कराची से लाहौर चली गई, लाहौर से इस्लामाबाद चली गई, एनवायरनमेंट अलग है, खाना पीना आपका अलग है, स्ट्रेस आजकल के दौर में स्ट्रेस आपको पता है कितना ज़्यादा है, चाहे कोई छोटा कोई टीनेज ईयर है जिनके एग्जाम्स हो रहे हो या कोई बड़ी एज में हो, तो ये सारे फैक्टर्स आपके एक्नी को ट्रिगर करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि इट्स कम्प्लीटली ट्रीटेबल। तो मैं सबसे कहती हूँ कि प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाएं, घरेलू इलाज और टोटकों से बेहतर है कि प्रॉपर इलाज करें, क्योंकि इनके जो निशान रह जाते हैं वो फिर ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। तो यूजुअली कहते हैं कि आपको कोई दाना वाना निकलता है तो उसको टच मत करना, दाने का निशान रह जाएगा, कहते हैं तो यही है, लेकिन होता यही है, हर कोई आता है कहते हैं जी बड़ा मजा आता है हाथ लगाने तो ये है कि उसको ना हाथ लगाए तो बेहतर है, बिकॉज़ ऑब्वियसली उसको छेड़ेंगे तो निशान रहता है उसमें। तो नहीं, ये है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जहाँ दाना है उसको ज़्यादा छेड़ेंगे, स्क्रैच करेंगे तो निशान रह सकते हैं। लेकिन डॉक्टर मलीहा, मुझे एक बात बताइए यहाँ के कुछ लोगों की आई थिंक कॉम्बिनेशन स्किन उसको कहेंगे कि ड्राई भी होती है, ऑयली भी होती है, मतलब, या अगर सिर्फ ड्राई भी होती है तो उनके भी पिंपल्स निकल रहे होते हैं। हो सकते हैं ड्राई स्किन वालों की भी एक्ने हो सकती है, ऑयली स्किन वालों की भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन वालों की भी।
कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, लेकिन मेजोरिटी आप एक्ने वालों को देखेंगे उनकी ऑयली स्किन होगी या कॉम्बिनेशन। ड्राई वालों में अक्सर ये होता है कि या हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब और उसी बीमारी जैसे आपको पहले भी हमने बात की, हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, या कभी बोलते हैं कि ड्राई स्किन वाले बहुत गलत प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। अब वो इंटरनेट पे देख लिया, घर वालों से पूछ लिया, कुछ कर लिया, तो जो प्रोडक्ट गलत इस्तेमाल करते हैं उससे भी एक्ने ट्रिगर हो सकती है। ठीक है, ये आपने बड़ी अच्छी यहाँ पे पॉइंट आपने दिया अबाउट प्रोडक्ट के एक आपकी स्किन टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपने कौन सी अपनी स्किन को किस तरह ट्रीट करना है, किस चीज़ को लेके चलना है। हमारा और शायद एक डिलेमा है कि बस हमने देखा गोरी रंगत वाली मॉडल आ गई और हमने अपने विटिश स्किन को हमने बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करना और बस वो गोरे रंग के उसमें चल पड़े। तो मैं यकीनन चाहूँगी कि आप इसको भी डिस्करेज करें एज डर्मेटोलॉजिस्ट। तो क्या करना चाहिए, मतलब अगर आपकी स्किन ड्राई है, अब पिगमेंटेशन पे हम आगे चलते हैं, तो किस तरह की एक आपके ख्याल में एक ड्राई स्किन वाले के भी एक रूटीन बता दीजिए कि उनको, वर्किंग वुमेन को अपना किस तरह ख्याल रखना चाहिए और जो हमारी हाउस वाइफ होती हैं उनको क्या करना चाहिए सुबह से रात तक। आई थिंक रूटीन से पहले सबसे पहले जो आपने बात की कि जो हम अपने नीटिश रंग को भूल जाते हैं, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते और बस गोरे रंग के पीछे जाते हैं, ये बहुत कॉमन है। मतलब आप सोचिए क्लिनिक में अगर 10 लोग आ रहे हैं तो कम से कम 8 लड़कियां होंगी जिनको कभी ना कभी एट सम पॉइंट या उन्होंने इंजेक्शन लगवाए होंगे या लगवाना चाहती होंगी या उन्होंने कम से कम घर से ताने तो सुने होंगे जस्ट सिर्फ इस बिहेवियर की वजह से। जी जी, मतलब बिकॉज़ जो उनको सोसाइटिकल बिहेवियर्स। जी जी, मतलब देखिए वो घर वाले अक्सर लड़कियां आती हैं कि जी रिश्ते नहीं हो रहे, मदर्स आती हैं अपनी बेटियों को ये अभी तक हो रहा है जब इतनी कैंपेन्स चल रही हैं, इतना डिस्करेज किया जा रहा है कि फेयर एंड लवली एंड ऑल दैट, इन सब चीजों को किया जाए, बट ये नहीं खत्म हो रहा। ये बहुत साल लग जाएंगे ये चेंज आने में, क्योंकि अब ये देखिए इतने सालों के हमारे दिमाग में ये चीज डाली हुई कि जी गोरा बेहतर है, गोरी रंगत बेहतर है, गोरे से बेहतर कोई चीज हमारे लिए क्या है। गोरा नजर आता तो हम वही कहते हैं कि बस यही ठीक है, गोरा सुप्रीम दुनिया की सुप्रीम पावर कौन है, गोरा है। तो हमने ये अपने दिमाग में स्टैंडर्ड बना लिया है। तो कैंपेन ठीक है, अच्छी बात है, इसके बारे में मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए कि और मेरी बड़ी अच्छी कैंपेन्स हैं, डार्क इज ब्यूटीफुल। जी, बट देखिए टाइम लगेगा, मतलब ये ना कि अगर मैं कहूँ कि नहीं जी आज आपने किया और सब लोग चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें टाइम लगेगा। कई लोग आते हैं जिनको ये चीज समझ आती है कि ये चीज हम गलत कर रहे हैं, कि हमें रंग पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अभी क्लियर स्किन हो जाए, आपकी फ्लॉलेस स्किन हो जाए, उसके साथ अगर आपका दंदमी रंग है जो हमारे एशियंस का इतना खूबसूरत रंग है, बल्कि गोरे जो हैं वो हमारे इस कॉम्प्लेक्शन पे बढ़ते हैं और हम उनके कॉम्प्लेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। देखिए वही वाली बात है कि आपकी रंगत के साथ साथ स्किन का हेल्दी होना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जो मैं अपने पेशेंट्स को बहुत रेगुलर कहती हूँ कि जो आपके सिस्टम में जाएगा वो आपके फेस पे आएगा। यू आर व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू ईट, एब्सोल्युटली। आपकी अगर नींद पूरी नहीं है, आपको स्ट्रेस बहुत सारा है किसी चीज का, जो कि होता है, नॉर्मल है, स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन उसको मैनेज भी करना है हमें। अगर तो आपको कोई मेडिकल कंडीशंस हैं, आपकी डाइट अच्छी नहीं, आप पानी बिल्कुल नहीं पीते, मुझे ऐसा होता है जो पानी बिल्कुल नहीं पीता, बोलती मैं सबको पीती हूं, लेकिन बस वो somehow मरीजों के बीच में टाइम ही नहीं मिलता कभी कभार। लेकिन ये है कि ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। रूटीन का ये है कि रूटीन आपकी बेसिक हो लेकिन कंसिस्टेंट हो। जो चीज आप रोजाना कर सकते हैं वो आपके लिए सबसे अच्छा है, वर्सेस ये कि मैं आपसे कहूँ कि आप 100 चीजें रख लें अपने सामने और एक दिन करें, 2 दिन करें और तीसरे दिन तक भूल जाए। मॉर्निंग में आपका एक फेस वॉश, अब वो जिसकी ड्राई स्किन है तो वो ड्राई स्किन के हिसाब से, जिसकी एक्नी वाली, मतलब डिफरेंट फेस वॉश डिफरेंट रीजंस के लिए दिए जाते हैं। डॉक्टर मलिहा कुछ गाइड कर देंगे कि उन फेस वॉशेस में ये चीज होनी चाहिए जब वो परचेज करने जाएं कि इसमें ये मौजूद हो आपकी ड्राई, ताकि स्पेसिफिकली आप नाम चाहे नहीं बताएं, बट कुछ गाइड अगर कर दें। अब जैसे ड्राई स्किन जो होती है, ड्राई स्किन वालों को जैसे जो क्रीमी फेस वॉशेस होते हैं, क्रीम ज्यादा, जब मतलब बहुत ज्यादा जेल मत हो, जेल ऑयली स्किन वालों के लिए क्रीमी फेस वॉश हो, हाइलुरोनिक एसिड हो, विटामिन ई हो उसमें, ये ड्राई स्किन वालों के लिए। और अक्सर ड्राई स्किन वालों पर लिखा हुआ होता है फॉर सेंसिटिव स्किन, बिकॉज़ ड्राई थोड़ी सी सेंसिटिव साइड पे ज्यादा होती है। जिन लोगों की ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन या एक्नी प्रोन स्किन है, उन लोगों को चाहिए कि उनके फेस वॉश में सैलिसिलिक एसिड हो, टी ट्री ऑयल हो, विच हेज़लनट, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स जो स्किन को थोड़ा ड्राई अप करेंगे, आपके एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट भी इनका होता है। फेस वॉश के बाद आपका आ जाता है, जिसमें अक्सर लोगों को प्रेफरेंस मेरी भी जो होती है कि मैं पेशेंट्स को दूं विटामिन सी मॉर्निंग में। विटामिन सी से फायदा क्या होता है, इसका एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है कि जो सूरज की लाइट आपके फेस पे लगती है और आपकी जो डैमेज करती है, विटामिन सी इज एबल टू रिवर्स दैट। और हमारी पूरी मकसद डर्मेटोलॉजी में यही होती है कि हमें सूरज
की शुआएं का फायदा भी उठाना है लेकिन नुकसान से बचना है। आपका कहने का मतलब ये है कि विटामिन सी के सीरम्स भी लगाएं और खाएं भी? हाँ जी नहीं, you're absolutely right। आपको लगाना भी है, खाना भी है। सिर्फ खाने से फायदा होता है, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों चीजें साथ साथ करना जरूरी है। और खाने में ये है कि सबसे ज्यादा तो मैं लोग से कहती हूँ जितना नेचर के नजदीक रहेंगे उतना बेहतर है। आपके फ्रूट्स हैं, मतलब पाकिस्तान में रहते हुए फ्रूट्स की कोई कमी नहीं है हमारे पास। फ्रूट्स हो गए, सप्लीमेंट्स वगैरह भी बहुत अच्छे विटामिन सी के मिल जाते हैं, बट कोशिश है कि जितनी नेचुरल चीज आपकी हो। विटामिन सी सीरम कोशिश करके सबसे लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो फार्मेसीज में हो वहां से शुरू करके आहिस्ता आहिस्ता अपना बिल्ड करें। और कॉस्मेटिक्स की शॉप्स की इंस्टेड ऑफ वहां से परचेज करना आप फार्मेसी से परचेज करें। देखिए कोशिश मेरी ये होती है कि मैं फार्मेसी की चीज में अगर आपको लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, विटामिन सी 10% मिलता है, आपको कॉस्मेटिक शॉप पे 10 नहीं मिलेगा, बिकॉज़ 10% से ज्यादा 10 या 10 से ज्यादा सिर्फ फार्मेसी को अलाउड है, सिर्फ कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी को अलाउड है। ये आपकी कोई आम ओवर द काउंटर क्रीम में नहीं मिल सकता आपको। तो कोशिश मेरी ये होती है कि जहाँ जहाँ हो सके वहाँ फार्मेसी वाला प्रोडक्ट हमारा, जहाँ नहीं हो सकता वहाँ विटामिन सी इस्तेमाल करें, बट देख लें जो भी परसेंटेज आपको मिलता है। उसके बाद सनस्क्रीन बहुत लाजमी है, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आपकी जॉब जिस तरह की है, आपका एनवायरनमेंट जैसा भी है। अब जैसे हम लोग R5 में हम लोग की यूजुअली सन एक्सपोजर इतना नहीं होता, लेकिन सबके लिए होता है कि सब सनब्लॉक लगा के भी आते हैं। सनब्लॉक हमारे पास हमेशा अवेलेबल भी होता है। कोई पेशेंट प्रोसीजर कराने आता है, लाजमी सनब्लॉक उनको दिया जाता है लगाने के लिए। सनब्लॉक से ये है कि सनब्लॉक का एंटी एजिंग इफेक्ट भी होता है, बिकॉज वो जो सूरज की शुआएं हैं उसका डैमेजिंग इफेक्ट से आपको बचाता है। 2-3 किस्म के सनब्लॉक्स होते हैं, क्रीम वाला होता है, एक जेल वाला होता है। जहाँ ऑयली स्किन है वो जेल वाली चीजें इस्तेमाल करें, जहाँ ड्राई स्किन है वो क्रीम वाली चीजें इस्तेमाल करें। एंड मॉइस्चराइजर में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। जिनकी ऑयली स्किन है उनको हम जेल वाला रेकमेंड करते हैं, जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए क्रीम वाला, बिकॉज ड्राई स्किन को साथ थोड़ी सी हाइड्रेशन ज्यादा चाहिए होती है। तो ये बेसिक रूटीन भी अगर डेली फॉलो कर ले फॉर एटलीस्ट 3 to 4 मंथ, आपको अपनी स्किन में पूरी ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ जाएगी, प्रोवाइडेड कि ये रोजाना आप इसको स्किप ना करें, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है आपने। डॉक्टर मलिहा आपको इतनी हेल्दी इंफॉर्मेशन दे रही हैं। और डॉक्टर मलिहा यहाँ अगर हम पिगमेंटेशन पर भी बात कर लें, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलास्मा, इसके कनेक्शन के बारे में, क्या ये एक ही चीज़ है और किस वजह से होती है? आपको प्रेगनेंसी के बाद ये होता है या आपकी कुछ ऐसी मेडिकेशंस उसका अमल दखल होता है? बेसिकली व्हाट इज द कॉज? देखिए हाइपर पिगमेंटेशन का तो मतलब है कि पिगमेंटेशन ज़्यादा, मतलब डार्कनिंग होगी किसी जगह की। हाइपर पिगमेंटेशन की वजूहात मल्टीपल है, मतलब चोट लग गई उसका निशान रह गया वो हाइपर पिगमेंटेशन है, कहीं स्टिचेस लगे उसका निशान रह गया उस हाइपर पिगमेंटेशन है, एक्नी होगी निशान रह गया वो हाइपर पिगमेंटेशन। मिलाज्मा की अगर हम बात करें, जिसको उर्दू में हम छाइयाँ कहते हैं, मतलब हर कोई इसको छाइयाँ के नाम से जानता है, वो आप पिगमेंटेशन और मेलास्मा दोनों अलग चीज़ है? देखिए मेलाज्मा एक तरह की पिगमेंटेशन है और जो हाइपर पिगमेंटेशन है वो एक जेनेरिक टर्म है। जिस तरह की जी चोट लगी जो निशान रह गया वो भी हाइपर पिगमेंटेशन है। मिलाज्मा ऐसा नहीं है कि अगर हाथ पे निशान है तो वो मिलाज्मा है, मिलाज्मा सिर्फ फेस पे होगा, ठीक है। मिलाज्मा जो आपकी चीज़ होती है वो जो आपके फेस के प्रोजेक्टेड एरिया जैसा माथा हो गया, नाक यहाँ पे हो गया, ये चीक बोन का एरिया होगा, अपर लिप का एरिया, यहाँ पे आपकी पिगमेंटेशन हो जाना, इसको मिलाज्मा कहते हैं। अक्सर ख़वातीन में देखा जाता है ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि मर्द नहीं आते, मर्द भी आते हैं इस चीज़ के साथ। मोस्टली ये बीमारी कह लें या कंडीशन कह लें, इसको जो भी आप कहना चाहें, ये यूजुअली 30-35 की एज के बाद जाके नज़र आती है। ये ऐसी नहीं है कि टीनेज ईयर्स में आएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर तो आपको अपने ख़ानदान में नज़र आता है कि जी किसी को मिलाज्मा है, खाला को है, नानी को है, दादी को है, पुप्पी को, जो माँ बाप की इमीडिएट जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं, तो प्लीज़ आज से सनब्लॉक कोई ख़रीदें और रोज़ाना सनब्लॉक इस्तेमाल करें, क्योंकि ये भी चीज़ मौरूसी है। अगर आपके घर वालों में है चांसेस आर आप में भी आएगी, तो इसमें प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है और हमारी कोशिश होती है कि पहले से प्रोटेक्ट करें वर्सेस ये कि हम लोग बात का वेट करें कि जी जब हो जाएगा तब हम ट्रीट करेंगे। तो अभी जैसे आपने कहा कि एक तो ये है कि जेनेटिकली आपके अंदर आ रही है, और अगर हमने जैसे प्रेगनेंसी की जी तो क्या कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी होती हैं जो हम आफ्टर बर्थ पीलिंग के लिए और उसके लिए हम कंट्रोल पिल्स ले रहे होते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स, क्या वो सब भी इसके अंदर अपना एक कैरेक्टर प्ले कर रही होती है? सी देखिए इसमें होता क्या है कि मिलाज्मा और जो पिगमेंटेशन जो ख़वातीन में होती है उसका हार्मोनल इन्फ्लुएंस बहुत होता है। हार्मोनल इन्फ्लुएंस का मतलब है कि प्रेगनेंसी में ये अक्सर 90% विमेन आती हैं कि जी हमारी पिगमेंटेशन ज़्यादा होगी। काफ़ी होती हैं जिनकी प्रेगनेंसी जैसे ख़त्म हुई रिजॉल्व हो जाती है खुद ब खुद ही, बिकॉज वो हार्मोन का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। कुछ की बहुत ज़िद्दी होती है जो रह जाती है, जिसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सनस्क्रीन नहीं छोड़ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विटामिन सी लाजमी
इस्तेमाल करना है क्योंकि वो पिगमेंटेशन को भी कम करता है। और जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होती है तो फिर हमारे पास हैं दवाइयाँ, ऐसा नहीं है कि जी बिल्कुल इलाज नहीं हो सकता, इसका लाइलाज चीज़ नहीं है ये। तो ये अगर हम लेजर और केमिकल जी इन सब की बात करें तो इनको आप किस हद तक रिकमेंड करें? ये प्रेगनेंसी में नहीं इस्तेमाल हो सकती, आफ्टर प्रेगनेंसी लाजमी इस्तेमाल हो सकती हैं। केमिकल पील्स हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। करवाना होता है या ये प्रोसेस एक टाइम पीरियड के लिए होता है और उसके बाद आप इसको स्टॉप कर देते हो, या इसके लिए भी डिफरेंट मिथ्स हैं? देखिए ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि जी बस आपने 2 दफ़ा कराया तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। एक तो डिपेंड करता है पेशेंट पे, सिवियरिटी पे, कितना ज़्यादा पिगमेंट है किसी का। अगर किसी का बहुत हल्का फुल्का है, किसी की अपनी रंगत थोड़ी रंग अपना लाइट है थोड़ा सा, तो उसमें थोड़ा सा कम नहीं प्रोमिनेंट लगा, उसमें सेशंस कम चाहिए होता है ना जिस तरह। लेकिन अगर किसी का मिलाजमा बहुत हीट है, मतलब किसी की छाइयाँ बहुत डार्क हैं, फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है और बड़ी ज़रा लोग करते हैं जी घर पे अपनी क्रीमें लगाना शुरू कर देते हैं, उससे और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो उनमें ज़रा हमें टाइम लगता है। और टाइम से मेरा मतलब ये है कि कम से कम देखें 6-8 सेशंस या पील के होंगे या लेज़र, क्योंकि हमारे पास R5 है अल्हम्दुलिल्लाह, वी गॉट सम वेरी एडवांस लेज़र्स जिनकी पिगमेंटेशन के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। केमिकल पील्स भी होते हैं बट लेज़र्स भी अब आना शुरू हो गए। तो कोशिश मेरी यही होती है कि हम लोग ज़रा मुँह पे मतलब लगाने वाली क्रीमें, बहुत ज़रूरत पड़ी तो खाने वाली टैबलेट्स और लेज़र्स के इस्तेमाल के साथ हम पिगमेंटेशन को ट्रीट करते हैं इनमें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने बहुत डिटेल के अंदर रोशनी डाली है इन तमाम मौज़ूआत पे जो यकीनन हमारी ख़वातीन के बड़े कंसर्न हैं वो इस बारे में जानने के लिए। यहाँ डॉक्टर मलिहा, कोविड के बाद जो लोग कोविड से इफेक्ट हुए उनके अंदर जो जनरली एक चीज़ बड़ी कॉमन देखी गई कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ इसके बाद। ये तो बहुत है, कोविड के बाद हेयर फॉल तो बहुत कॉमन है। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये शुरू में नहीं, आई थिंक जब पैंडेमिक को ये 6-8 महीने हो गए थे तो फिर एकदम से ज़रा पेशेंट्स आना शुरू है हेयर फॉल। तो नेचुरली शुरू में कोविड भी नहीं किसी को समझ आया था, ना हेयर फॉल समझ आई थी किसी को। फिर थोड़े अरसे बाद जब रिलेट किया तो जी फिर फिगर आउट किया कि ये कोविड की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। कोई भी बीमारी अगर आपको होती है, जिसमें पहले डेंगू होता था, फिर टाइफाइड हो गया, कोविड हो गया, इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी पे ऑब्वियसली स्ट्रेस पड़ता है ना, चाहे किसी भी किस्म का हो। अक्सर लोगों को मेंटल स्ट्रेस हो या कोई बहुत एक्सट्रीम डाइट्स करें, उनमें भी होता है। तो बाल थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। बालों की जो कमज़ोरी होती है वो 2-3 महीने बाद जब बॉडी आपकी अपने आप को री एनर्जाइज करती है तो जो कमज़ोर बाल हैं समझे वो गिरना शुरू हो जाते हैं। सबसे ज़रूरी ये है पेशेंट को बताना कि ये वक्ती तौर का प्रोसेस है, ये परमानेंट नहीं है। गंजा नहीं कोई हो जाता, बाल सबको होता है कि जी हम गंजे हो जाएंगे, आप गंजे नहीं होंगे। लेकिन बेचारे डॉक्टर मलिहा कुछ गंजे हो ही जाते हैं। अब वो जो गंजे हो जाते हैं, चलिए वो एक अब है एक्सट्रीम उसमें, लेकिन मेजॉरिटी लोगों में ये टेम्परेरी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसमें ये कि हेयर फॉल के साथ सबसे ज़रूरी ये है कि आपकी डाइट अच्छी हो। डाइट में आपका दूध, दही, अंडा, चीज़, चिकन, मतलब मुर्गी, बीफ, मटन, मछली, मतलब जो आपकी अच्छी डाइट है वो होना बहुत ज़रूरी है। बाहर का जंक फूड ये वो ज़रा कोशिश करके अवॉइड करें इसमें। लेकिन ये टेम्परेरी प्रोसेस है, इसमें मल्टीविटामिन ज़रा अपनी लें। थोड़े बहुत प्रोसीजर्स होते हैं हमारे पास क्लिनिक में PRP वगैरह के नाम से, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि जब हेयर फॉल थोड़ा रुक जाए उसके बाद ही किए जाए सारे। तो आपके बाल जो गिरते हैं डेली, अलार्मिंग सिचुएशन कब आती है? किसको हम कहेंगे कि एक तो समटाइम हम कर रहे होते हैं तो तब भी वुमेन तो वैसे ही घबरा जाती है, कॉन्शियस हो जाती है ना, यार ये क्या हो गया, पूरा आ गया। जब भी करो कंघी और बालों से भर गया ब्रश, तो कब आपको कॉन्शियस कब हो जाना चाहिए? अलार्मिंग सिचुएशन आपको कब लगती है कि ये रेड फ्लैग नजर आपके बालों का? देखिए कम से अगर 100, 150, 200 बाल आपके दिन की गिर रहे हैं, अगर मतलब कोई गिरना चाहता है उनको, दैट इज नॉर्मल, उसमें परेशानी की बात नहीं। शैम्पू करते थोड़े बहुत बाल गिरना, ब्रश करते हुए बाल टूटना, थोड़े से तकिए पे आना, दैट इज ओके। अगर तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके बाल गिर रहे हैं और यहाँ से क्राउन जिसको हम कहते हैं, यहाँ से वॉल्यूम कम हो रहा है, तो फिर ऑब्वियसली दिखाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल गोल ठप्पे की तरह निशान बन रहे हैं, बिल्कुल बाल नहीं है, वो नेचुरली दिखाना चाहिए। अगर बालों का जैसा लस्टर होता है, जो शाइन होती है बालों में, सब चीज़ें खत्म हो रही, बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं, तो नेचुरली ये चीज़ें दिखानी चाहिए। बिकॉज कभी कभी थोड़ी इंटरनल प्रॉब्लम, थायराइड हो गया और जो भी XYZ बीमारियां होती हैं उनकी वजह से भी बालों में चेंजेस आते हैं। बट अगर एक है कि थोड़ा नॉर्मल सा हेयर फॉल है, मतलब 100-150 बाल गिर रहे हैं जिसमें आपको मतलब देखिए कभी कभी होता है लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, चीज़ इतना मसला होता नहीं, तो उनको ज़रा हमें काउंसिल करना पड़ता है। बट अदरवाइज 100-150 से बहुत ज़्यादा हो तो फिर आपको नहीं है। ओके, जैसे अब मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि शैम्पू के लिए भी आप कुछ रिकमेंड करेंगे कि ये
ABC उसमें हो, और आप जब परचेज करो किसी भी अच्छी फार्मेसी से तो अपने बालों के इस टाइप का शैम्पू देखिए लो। शैम्पू का ये होता है कि शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों पे रोशनी डाल देते सही। हैं। देखिए अब सर शैम्पू तो एक तो मेडिकेटेड शैम्पूज होते हैं जिसके अंदर आपके किसी को डैंड्रफ है, किसी को स्कैल्प में सोराइसिस है, जो भी एक्सवाइजी स्कैल्प की जो बीमारियां होती हैं, नॉट जस्ट नॉर्मल हेयर वो जो बीमारी होती है उसकी ऑब्वियसली शैम्पूज अलग हैं और उसका तो विदाउट पेशेंट को देखे बगैर हम कह नहीं सकते। जनरल शैम्पूज में ये होता है कि अब जिस तरह सल्फेट फ्री आजकल बड़ा कॉमनली चल रहा है, सल्फेट बालों को ड्राई करता है, तो अगर आपके बाल ऑलरेडी ड्राई हैं तो कोशिश करें सल्फेट फ्री, मतलब वो शैम्पू के ऊपर लिखा हुआ होगा आपको नजर आ जाएगा। जिनके ड्राई बाल हैं कोशिश करके जो जरा कंडीशनिंग वाले शैम्पूज हैं, जो ब्रांड जिनके क्रीमी शैम्पूज होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। जिन लोगों का बहुत ऑयली स्कैल्प है ऑन द अदर हैंड उनको क्लियर शैम्पूज हेल्प करते हैं, जो जेल वाले होते हैं या जैसे थोड़े एंटी डैंड्रफ वाले शैम्पूज होते हैं। उसके अलावा कंडीशनर की अगेन मतलब कोई ऐसी नहीं है कि कौन सा ले क्या ले, बट जरूरी बात कंडीशनर की ये है कि वो आपके बालों पे नीचे लगता है, वो आपके सर पे रूट पे नहीं लगेगा, आपके जड़ को नहीं जाके टच करेगा, तो उसको अपना आप 5-10 मिनट के नीचे अपने बालों में करके फिर अपना नॉर्मल आप कर लें, कंडीशनर आप हर बार यूज करें। मतलब कंडीशनर वगैरह बात है कि जिसको जरूरत पड़ती है वो कर ले, जिनके बहुत ड्राई बाल है, बट जिनके ऑलरेडी जरा स्ट्रेट हेयर्स है, थोड़े से सिल्की या सॉफ्ट बाल है, उनको हर दफा जरूरत नहीं पड़ती यूज करने की। बट शैम्पू का ये है कि जो फार्मेसी वाली बात है जहाँ तक वो उन लोगों के लिए रिजर्व होती है जिन लोगों का कोई स्कैल्प में प्रॉब्लम है, जो ऑब्वियसली डॉक्टर देख के आपको बेहतर बता सकता है कि उसको ट्रीट कैसे करना है। सही। और इसके ऊपर भी हमने बात कर ली है सप्लीमेंट्स वगैरह के ऊपर भी कि क्या अगर हम कोई मखसूस सप्लीमेंट्स को मेडिकेशंस ले रहे हैं तो वो हमारी स्किन के ऊपर इफेक्ट करते हैं या नहीं करते? देखिए सिचुएशन डेफिनेटली, बट कभी-कभी मेरे पास रिसेंटली एक मुझे कोई मिला था, वो एक्ने हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, अच्छा जी क्यों, आपने क्या खाया, कैसे किया, जी कुछ नहीं किया, मतलब वो कोई हिस्ट्री मिल नहीं रही, तो मैंने कहा कोई सप्लीमेंट्स आप खा रहे हैं, जी विटामिन B12 खा रहे हैं। अब विटामिन B12 का मसला क्या है कि ठीक है आपकी बॉडी में जरूरत तो है विटामिन B12 की, लेकिन विटामिन B12 एक्सेस खाने से एक्ने होना शुरू हो जाती है, उसका एक साइड इफेक्ट है। अब जब हमने उनका टेस्ट करवाया तो उनका विटामिन B12 आसमान तक था, क्योंकि वो इतनी ओवरडोज कर ली थी, क्योंकि पता ही नहीं था, छोड़ी नहीं, विटामिन B12 छोड़ी है और विदिन 3 वीक्स एक्ने क्लियर हो गई। तो सप्लीमेंट्स भी जो आपने खाने हैं बहुत सोच समझ के खाने, खुद से नहीं हर चीज खानी शुरू कर दी, सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करनी है डेफिनेटली, बट नहीं सप्लीमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। देखिए हमारी डाइट में हमें हर चीज नहीं मिलती, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये हमें जरूरी चाहिए होते हैं, तो सप्लीमेंटेशन इसके लिए जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिहा, आपने काफ़ी डिटेल के अंदर बड़ी इंफॉर्मेशन स्किन से रिलेटेड हमारे नाज़रीन तक दी है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगी कि आप हमें जल्द दोबारा अपनी इंफॉर्मेशन के साथ नजर आएंगी। और नाज़रीन यकीनन इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हो जाता है, और यकीनन आप लोगों ने, डॉक्टर मलिहा ने बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, आपकी स्किन से रिलेटेड हमें जितने सवालात मिले थे, मैं उम्मीद करूंगी कि मैंने उन सब के ऊपर डॉक्टर मलिहा से बड़ी डिटेल में बात की है और आपको यकीनन उससे फ़ायदा पहुंचेगा। हम आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा एक और मेहमान के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।